गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस किया था और मैंने कुछ वैदिक लिटरेचर की जानकारी भी आपको दी थी जो स्रोतों का ही एक हिस्सा है। जहाँ तक आपके सिलेबस का सवाल है उसमें एक पॉइंट है सोर्सेज ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। जहाँ तक अर्ली मिडिवल इंडिया की बात है तो उसमें बहुत थोड़ा सा पोर्शन आपके कोर्स का हिस्सा है जिसमें महमूद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो जब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे तभी जो एक दो छोटी मोटी स्रोत हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि इतिहास स्रोतों के ऊपर आधारित है। अगर स्रोत है तो इतिहास है। बेसिकली हम लोग स्रोतों या सोर्सेस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला प्राइमरी सोर्स जिसको प्राथमिक स्रोत बोलते हैं और दूसरा सेकेंडरी सोर्स जिसको द्वितीयक स्रोत बोलते हैं। जब कोई घटना घटित होती है तो उसके समकालीन जो स्रोत होते हैं, थोड़ा उसके आगे थोड़ा उसके पीछे के समय के जो स्रोत होते हैं वो समकालीन स्रोत प्राइमरी सोर्स होते हैं। और वर्तमान में जैसे हम पढ़ रहे हैं, अब पुस्तकें ले आए, सतकेतु विद्यालंकार ले आए, जे.एल. मेहता ले आए, डी.एन. झा ले आए, ये सारी जब पुस्तकें आप पढ़ते हैं ये सेकेंडरी पुस्तकें हैं। तो जो सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं, वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और ये जो तुम्हारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी इस पे दीर्घ प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्राचीन जो इतिहास है उसका निर्माण प्राचीन स्रोतों के आधार पर करिए। और इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनसे लघु उत्तर या शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब अब आप मुझे सुन रहे हैं तो अपना कागज कलम लेकर बैठिए, तभी आप जो है सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। देखो, इतिहास में जो बेसिक्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार वो बेसिक्स आपकी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अभी आपका ये पहला सेमेस्टर है, तो इतिहास आपके लिए रुचिकर भी होगा और आगे चल के आपके करियर में भी फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप उसके बेसिक्स पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलते ये अरुचिकर हो जाएगा और ना ही आप इससे कभी ज़्यादा नंबर ले पाएंगे। ठीक है, ध्यान से अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। जहाँ तक स्रोतों का सवाल है तो मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लिटरेरी सोर्स होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं। जब मैं कल आपको डिस्कस करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इतिहास को हम लोग तीन भागों में विभाजित करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। और ये लिखित साक्ष्य हैं या नहीं है इसके आधार पर करते हैं। यानी कि अगर साहित्य नहीं है तो इतिहास कहाँ से आ जाएगा। लिटरेरी सोर्स के अलावा और भी कई सारी स्रोतें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनसे हम इतिहास की घटनाओं को निकाल लाते हैं। इसमें दूसरे नंबर पे है एपिग्राफी, जिसको हम कहते हैं अभिलेखीय स्रोत। पूरे भारत में आप कई जगह देखेंगे कि शिलालेख लगे, अभिलेख लगे, अशोक के स्तंभ की आपको जानकारी होती है, राजा चंद्र के अभिलेख की आपको जानकारी होती है और उनमें उस समय की घटनाएं उत्कीर्ण होती हैं जिससे हमें पता पड़ता है कि वास्तव में उस समय क्या हुआ होगा। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है विदेशी वृतांत। शुरुआत से ही जो विदेशी हैं वो भारत में आते रहे, यहाँ आए, बहुत सारे लोगों ने कुछ अपने वृतांतों को लिखा, कुछ यहाँ से अपनी जानकारियाँ ले गए, उन्होंने वहाँ बैठ के लिखा। और बहुत सारी चीज़ें आप जब आप पढ़ रहे हैं, पूरे सेमेस्टर को आप पढ़ चुके हैं, तब आपको पता होगा जैसे इत्सिंग, फाहियान, हुएनसांग, ये सारे मेगास्थनीज, इन सारे लोगों की जानकारी ये यहाँ पर आए। इन्होंने यहाँ के सारे अपने अनुभवों को इकट्ठा किया और वापस जाके इन्होंने अपना इतिहास लिखा। इसके बाद चौथे इंपॉर्टेंट है पुरातात्विक
उत्खनन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, स्थानों पर आपने खुदाई करी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सैंडर सभ्यता है, वो उसकी सारी जो जानकारी है वो कहाँ से मिल रही है? हमने उसको खोदा और तब हमें उस उत्खनन से उसके विषय में जानकारी हुई। उसके बाद एक जो हमें स्रोत मिलता है वो मिलता है कला या आर्ट, क्योंकि आपके कोर्स में है पुरा पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, चैल्कोलिथिक एज है, तो इसकी जानकारी आप कैसे जुटाते हैं? जो आपको मृद भांड या मिट्टी के बर्तन मिलते हैं या कुछ और सामान मिलता है, उसके आधार पर आप ये अनुमान लगाते हैं कि उस समय सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक दिशा क्या रही होगी। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है और वो है न्यूमिस्मेटिक, सिक्के। देखो, शुरू से ही मनुष्य को जब से उसने कुछ अपना उगाना, कमाना शुरू करा, तो ये अर्थव्यवस्था प्रारंभ हो गई। वैदिक काल में ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते थे। ये चीज़ों का आदान प्रदान होता था। जैसे अगर किसी के पास चावल है, उसको कपड़े की आवश्यकता है, दूसरे के पास कपड़े हैं, उसको भोजन के लिए चावल की आवश्यकता है, तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली से आपस में बदल लेते थे। वो उसका सिस्टम अलग था, काउ यूनिट थी, लेकिन इतना एक बिल्कुल नए विद्यार्थी के रूप में इतना समझ लेना काफ़ी है। इसके बाद धीरे धीरे सिक्के प्रचलन में आए। मौर्यों के समय में सिक्के आ गए थे। तो सिक्के अगर एक राज्य के जिस स्थान तक मिलते हैं, तो ये अंदाज़ा आधा अधूरा लगाया ही जा सकता है कि उनके साम्राज्य का विस्तार वहाँ तक रहा होगा। फिर अगर किसी के लोहे के सिक्के हैं, तो आर्थिक व्यवस्था उस राज्य की अच्छी नहीं है। जहाँ चांदी के सिक्के चल रहे हैं या सोने के सिक्के चल रहे हैं, इसका मतलब जो आर्थिक व्यवस्था है उस राजा या उस राज्य की, वो अच्छी है। तो बहुत सारी चीज़ें उन सिक्कों पे क्या उत्कीर्ण है, क्योंकि हर सिक्के के दो तरफ होता है। अभी आप कोई भी अगर कॉइन लेते हैं तो एक तरफ अशोक की लाट बनी हुई है, दूसरी तरफ कुछ और बना हुआ है। तो इस तरीके से ये स्रोत हैं। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो लिटरेरी स्रोत के बारे में करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर एक बार ये स्रोत आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो आपके आगे का हिस्ट्री का सफ़र बहुत सरल और रोचक होने वाला है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखो, देखो, स्रोत बहुत आसान नहीं है याद करना। अगर आप प्रयास करें कि भाई ये सारी बुक्स हैं, वो चीज़ें हम याद कर लें, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आपको स्रोतों के बारे में कुछ जानकारियां हैं, तो आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं। ध्यान रखना, इतिहास मैंने पहले लेक्चर में भी बताया, रटने का काम नहीं है, इतिहास समझने का काम है। और इतिहास समझने की बुद्धि आप इसी आधार पे विकसित कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो मौर्य काल के बारे में जो स्रोत हुई, मैं मौर्य, फिर उसके बाद गुप्त और उसके बाद हर्ष, इन तीनों में आऊँगा। वैदिक लिटरेचर मैंने आपको डिस्कस कर दी है, तो जब भी आपका प्रश्न आएगा आप सारा कुछ कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव आपका कोई गलत होने वाला नहीं है। अब जैसे बुद्धिस्ट स्ट्रोक है, इसमें एक है जातक। देखो, जातक बुद्धिस्ट स्रोत है, लेकिन अगर हमें जातक के बारे में थोड़ा आइडिया है कि जातक है क्या और वो क्या बताता है, तो हम उसको याद रख सकते हैं। बेसिकली जातक डिस्क्राइब द प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा। जो गौतम बुद्ध के पुराने जीवन जन्म हैं, उनके बारे में ये कथाएं हैं। ये 500 के आसपास जातक कथाएं हैं। और जिस भी जन्म में गौतम बुद्ध रहे, उस समय आसपास क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, वो उन कथाओं से हमें मिल जाता है। जैसे हमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमें मिल जाती है गिल्ड का अस्तित्व। गिल्ड, जो व्यापारिक एक गिल्ड असल में कारीगरों या व्यापारियों का संघ था,
जो अपने अपने उद्योगों को विनियमित करने के लिए मिलकर कार्य करते थे। ये जानकारी हमें मिल जाती है। हमें लोकप्रिय रीति रिवाज जो उस समय के पॉपुलर कस्टम थे उनकी जानकारी मिल जाती है। और उसके अलावा हमें वहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी ये जानकारी मिल जाती है। और कुछ जानकारी, क्योंकि गौतम बुद्ध से और मौर्य साम्राज्य बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा, इसलिए जो प्रिवेलिंग कंडीशन होंगी वो लगभग वैसी ही होंगी। कुछ चीज़ हम इसको आधार बना के चलते हैं। इसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, अशोकावदान और दिव्यावदान। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं एंड दे आर कलेक्शन ऑफ लीजेंड्स। ये दंत कथाओं का एक समूह है जो सम्राट अशोक के व्यक्तित्व के चारों ओर रचा गया था। और ये भारत के नहीं है, ये भारत के बाहर जैसे तिब्बत और जो चीनी बौद्ध स्रोत हैं उनमें संकलित किया गया है। इससे हमें बिंदुसार की जानकारी मिल जाती है। इससे हमें ये जानकारी मिल जाती है कि उसके समय में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था और सम्राट अशोक उसको कुचलने के लिए गया था। और इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म में अपना धर्मांतरण कर लिया, इसकी जानकारी भी हमें अशोकावदान और दिव्यावदान दोनों ग्रंथों से मिल जाती है। अब वैसे अगर आप अशोकावदान और दिव्यावदान को पढ़ेंगे तो आप शायद भूल जाएंगे, लेकिन अगर इनके बारे में इतनी जानकारी आपके पास है तो ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अस्तित्व में बना रहेगा। इसके बाद और इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश। ये श्रीलंका के इतिहास या वृत्तांत हैं। ये भी भारत के में नहीं है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जहां तक हम दीपवंश की बात करते हैं तो ये लगातार लिखे गए 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी तक चल के आए, लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण है वो है महावंश। ठीक है, ये सुपीरियर वर्क है। ये 5वीं शताब्दी एडी में लिखा गया था और ये हमें ये बताता है कि किस तरीके से श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक की भूमिका रही थी। ठीक है ना। इसके बाद एक ग्रंथ है मंजूश्री मूल कल्प। ठीक है, ये नॉन कैनोनिकल है। इसमें हमें नंदवंश और मौर्यवंश इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि यहीं से बड़े साम्राज्यों की रचना भारत में होनी प्रारंभ हुई थी। इसके बाद एक है परिशिष्टि पर्वण, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और कभी भी ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है। और ये जो परिशिष्टि पर्वण है, इसको जिस जैन स्कॉलर ने लिखा था उसका नाम है हेमचंद्र सूरी। इसको स्थविर वाली चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन लोकप्रिय ये परिशिष्टि पर्वन के नाम से है। ठीक है, और ये हेमचंद्र सूरी, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ गुजरात लैंग्वेज। गुजराती जो भाषा है उसके जनक के रूप में हम हेमचंद्र को याद करते हैं। ये गुजरात में अनहिलवाड़ा के चालुक्य एक वंश था जिसमें दो बहुत महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। ये उनके दरबार में था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताता है, किस तरीके से उन्होंने मगध को कॉन्क्वायर किया या जीता इसके बारे में बताता है, और किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में परिवर्तित हुए इसके बारे में बताता है। आपने जब मौर्यों के बारे में पढ़ा होगा क्लास में अपनी, तब आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन बिंदुसार को सौंपा था और वो जैन अनुयायी होकर दक्षिण में चला गया था, बेलगोला में, जहां पर उसने अपने प्राण त्यागे थे। तो ये बहुत कुछ जानकारी हमें इस परिशिष्टि पर्वण से मिल जाती है। तो ये अब आप परिशिष्टि पर्वण कभी भूलेंगे नहीं, हेमचंद सूरी आपके दिमाग में रहेगा। इसके बाद विष्णु पुराण,
कल मैंने आपको पुराणों के बारे में बताया था, 3 प्रकार के पुराणों के बारे में बताया था, ठीक है? उसमें मैंने आपको विष्णु पुराण का भी जिक्र किया था। तो विष्णु पुराण में नंदों जो मौर्य राज्य से पहले थे नंद, उनका ओरिजिन कैसे हुआ? किस तरीके से कौटिल्य ने उनके तख्ते को पलट दिया और किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, ये सारी जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिल जाती है। इसके बाद एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ने लिखा था जिसका नाम था विशाखादत्त, और ये संस्कृत का एक ड्रामा है जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से कौटिल्य ने नंदों का जो राज्य है उसको समाप्त कर दिया। इसकी एक और किताब है विशाखादत्त की जिसको आप ध्यान रखेंगे, वो है देवी चंद्र गुप्तम, जो गुप्तों के बारे में हमें जानकारी देती है। इसके बाद प्राचीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है राजतरंगिणी, और इसके लेखक है कल्हण। राजतरंगिणी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में इतिहास की ये पहली पुस्तक मानी जाती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर इतनी सारी पुस्तकें हमने पढ़ ली, तो कल्हण की राजतरंगिणी ही क्यों पहला इतिहास की पुस्तक है, उससे पहले क्यों नहीं? देखो, इतिहास की पुस्तक कौन सी मानी जाती है? जो स्रोतों के ऊपर आधारित हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि बिना इतिहास के कोई स्रोत नहीं है। ये सारी जानकारी हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सच है, लेकिन कल्हण ने राजतरंगिणी, जिसको स्ट्रीम ऑफ किंग्स बोलते हैं, ये कश्मीर का था, उसने जो कुछ भी लिखा उसके साथ साथ उसने उसको स्रोत से प्रमाणित किया। और यही कारण है कि भारत में जो हम पहली इतिहास की पुस्तक मानते हैं दैट इज राजतरंगिणी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट किताब है कथा सरित सागर। ये सोमदेव ने लिखी थी और ये कश्मीरी थे। इसमें बहुत जानकारी हमें प्राचीन काल की मिल जाती है। और फिर एक है बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की, ये भी कश्मीरी थे, और इससे भी हमें अपने प्राचीन के ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ये बृहत किताबें हैं, सारी जानकारी मिल जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट किताब आई अर्थशास्त्र। देखो, बहुत महत्वपूर्ण है और कभी कभी शॉर्ट नोट के रूप में ये एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है? अब जो भी चीज मैं तुम्हें बताऊंगा आप उसको ही पेन डाउन करेंगे और उतना ही तैयार करेंगे, उससे फालतू इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने जो तुम्हारे लघु उत्तर हैं उनको आप साइंटिफिकली सही रखना सीखिए कि हर चीज आ जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जहां तक हम अर्थशास्त्र की बात है, तो अर्थशास्त्र शासन कला और लोक प्रशासन पर एक विस्तृत आलेख है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं दे कैन स्टार्ट विद दैट इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, जो विष्णुगुप्त या आचार्य चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक चीज आपको यह लिखनी है कि इसमें चंद्रगुप्त या किसी और मौर्य शासक का या मौर्यों के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? इसके बाद जहां तक इसका शैली और भाषा का प्रश्न है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है एंड इट इज रिटन इन प्रोज एज वेल एज वर्स, यानी कि गद्य के साथ साथ ये पद्य में भी लिखी गई है। जहां तक इस ग्रंथ का सवाल है, इसको 15 खंडों में, जिसको अधिकरण बोला जाता है, 15 अधिकरणों में यह विभाजित है। और इन 15 अधिकरणों में 180 प्रकरण या अध्याय हैं। और यह भी ध्यान रखना है, जो आपको लिखना है, कि ये इसका विवरण, अर्थशास्त्र का विवरण हमें बहुत सारे ग्रंथों में तो मिल रहा था, लेकिन 20वीं शताब्दी तक इसकी जो मूल प्रति है
या इसकी जो पांडुलिपि है वो उपलब्ध नहीं थी। तो एक लाइब्रेरी है मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी, और वहां पर एक लाइब्रेरियन थे आर शमा शास्त्री, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो। उन्होंने पहली बार अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को खोजा और उस पर उन्होंने वर्क किया और उसे लिखा, और तब हमें अर्थशास्त्र की पहली पांडुलिपि मिली। अब इसमें जब तुम शॉर्ट नोट लिखोगे तो जो 15 अधिकरण हैं या 15 खंड हैं, आपको वो एक्सप्लेन करना है। जैसे पहला खंड, ठीक है, पहला खंड 4 बातें बताता है। सबसे पहले युवराजों जो प्रिंस होते थे उनको किस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए और कैसे दी जानी चाहिए, और उनमें अनुशासन किस तरीके से स्थापित करना चाहिए। तो एजुकेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ प्रिंसेस, ये पहला पार्ट है। दूसरा, इसी में पहले अधिकरण में है कि मंत्री जो नियुक्त किए जाने चाहिए उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और किस आधार पर उन्हें पद दिया जाना चाहिए, ये जानकारी हमें मिलती है। तीसरी, इसी अधिकरण में या इसी खंड में हमें जानकारी मिलती है कि गुप्तचर क्या है, किस तरीके से, या गुप्तचरों के कितने प्रकार हैं और गुप्तचरों को किस तरीके से प्रयोग में लाना चाहिए, और यहां तक कि विष कन्याओं की जानकारी भी इसी खंड में हमें मिल जाती है। और इसके बाद ये खंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताता है कि व्हाट आर द डेली ड्यूटीज ऑफ किंग। एक राजा के दैनिक कर्तव्य क्या हैं अपनी प्रजा के प्रति। तो ये पहला पार्ट है, पहला खंड का जो पहला पॉइंट है, इनमें ये सारी चीजें हैं। अब दूसरा जो खंड है उसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते थे उनके सुपरिटेंडेंट होते थे। आप लोगों ने जब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन अभी पढ़ लिया होगा, तब उसको पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा सन्निधात होते हैं, समर्थ होते हैं, नवाध्यक्ष होते हैं, लवण्याध्यक्ष होते हैं, ये सारी चीज के बारे में पढ़ा। तो ये सारी जानकारी दूसरे खंड में कौटिल्य ने इस पुस्तक में लिखी है। इसके अलावा इसी में हमें ये मिलता है कि जो टाउन्स हैं, जो कस्बे हैं, उनका कैसे प्रशासन किया जाना चाहिए। यानी कि जब हम कहते हैं प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो जानकारी भी, और किलेबंदी कि किस तरीके से उन टाउन्स को फोर्टिफाइड करके या सुरक्षित करके रखा जाना चाहिए। इसके अलावा इसी खंड में हमें उद्योग से संबंधित जानकारियां भी मिलती हैं कि कौन कौन से उद्योग हैं, कौन से लाभकारी उद्योग हैं और किन उद्योगों से हम और अधिक लाभ कमा सकते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, जो गणिकाएं हैं उनका किस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, ये जानकारी हमें मिलती है। जो तीसरा खंड है वो सिविल लॉ के बारे में बताता है, जो लोक नियम है उनके बारे में बताता है। उसके बाद चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रिमिनल लॉ के बारे में बताता है। वो उसमें कौटिल्य ये बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे खतरनाक या अराजक तत्व हैं समाज में और उनको किस तरीके से हम पकड़ सकते हैं और अपने समाज से दूर कर सकते हैं, ये जानकारी दी है। पांचवें में, अगर चौथे में वो अपने यहाँ के क्रिमिनल्स की बात करता है, तो पांचवें में वो बात करते हैं कि राज्य के जो शत्रु हैं उनको हटाने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए। दूसरा, उसी में ये कहते हैं कि किस तरीके से राजा का खजाना और अधिक बढ़ना चाहिए और किस आधार पर, जैसे पढ़ के आधार पर, जब आपने अपने उसमें पढ़ा होगा कि इतने पढ़ उसमें दे दिए सैलरी में इतने, तो सैलरी क्या होनी चाहिए इसका डिस्कशन होगा। जहां तक छठा और सातवां है वो किंगशिप की बात करता है कि राजस्व का सिद्धांत क्या है, राजा क्या होना चाहिए और किन पॉलिसीज को अपनाना चाहिए। आठवें में भी ये राजा के बारे में ही बात करता है कि राजा को किन किन दुर्गुणों से अपने आप को दूर रखना चाहिए,
कौन कौन सी परेशानियों का सामना राजा ये परेशानियां आ सकती हैं और राजा को उसका वो करना पड़ेगा, उस परेशानियों को हटाना पड़ेगा। उसके बाद 9th और 10th जो खंड हैं या सेक्शन है या अधिकरण है, उसमें मिलिट्री कैंपेन्स कि सेना को किस तरीके से तैयार किया जाए ताकि वो विरोधियों को पराजित करे और अपने आप को सेटलमेंट कर ले। जो 11वां खंड है वो गिल्ड्स के बारे में है। मैंने गिल्ड का आपको उसमें जिक्र किया है जब हम उसके बारे में बात कर रहे थे, जातकों के बारे में, तो उस गिल्ड के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। उसके बाद जो 12वां अध्याय है वो बताता है कि युद्धों को कैसे लड़ना चाहिए, और जब हम किसी जो विदेशी धरती है उस पर अधिकार कर लेते हैं तो वहां पर लोकप्रियता कैसे बनानी चाहिए, इसके विषय में जानकारी दी। उसके बाद एक जो 14th है उसमें उसमें तो देखिए कितना सोच के मतलब आचार्य चाणक्य वैसे नहीं बोलते। उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे पाउडर बनाने की फॉर्मूले की विधि जो जादू कर सकते थे या जो बीमारियां फैला सकते थे, उसकी रेसिपी भी इसके 14th खंड में है। और 15th खंड में उसका एक प्लान है कि किस तरीके से जो अभी तक बताई गई है उस योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे, लेकिन इसको पूर्ण करने के लिए आप एक चीज और डालेंगे। देखो, मिडिवल टाइम्स में, अब वर्तमान में, एक व्यक्ति हुए हैं मैकियावेली। ये इटली के व्यक्ति थे, फिलोसफर थे, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द प्रिंस। ये वो माने जाते हैं जिसने पहला व्यक्ति जिसने धर्म को राजनीति से अलग करने की बात की। और जो प्रिंस है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे लिखी गई है कि राजा के क्या कर्तव्य हैं, किस तरीके से उसे करना चाहिए, जो आचार्य चाणक्य ने लिख दी थी, ठीक है। तो कभी कभी कंपैरिजन होता है अर्थशास्त्र का प्रिंस से या कौटिल्य का मैकियावेली से, तो इस चीज को भी आपको डालना है। अगर आप इतना लिखेंगे, इसके अलावा ना लघु उत्तर में आपको कोई चीज ऐड करने की जरूरत है, और मैं नहीं समझता कि कहीं से भी आपके नंबर कम होंगे, ठीक है। ये पर जो अगर बैठ के पेन डाउन करके और लिख के इन सारी चीजों को करोगे तभी हो जाएगा, बहुत सरल नहीं है ये। उसके बाद एक ये जो फॉरेन कुछ बुक्स हैं, मतलब विदेशी यात्री आए, उनके बारे में भी हमें जानकारी लेनी चाहिए। इसमें एक है इंडिका। मैंने आपको पहले भी नाम बताया था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, लेकिन वर्तमान में इंडिका नहीं मिलती है। ये किताब खो गई, लेकिन इस किताब से जो उद्धरण या जो पैसेजेस या फ्रेसेस बाकी ऑथरों ने लिए थे जिस समय इंडिका मिलती रही होगी, वो जानकारी हमें यहां से मिल जाती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मौर्य साम्राज्य से पहले नंदों के समय में एक विदेशी आक्रमण हुआ था यूनानियों का, दैट वाज बाय अलेक्जेंडर। तो उनके साथ, क्योंकि ग्रीक में हिस्टोरियोग्राफी बहुत मजबूत थी, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस और वृत्तांत लेखक ये सब लोग आए, उनकी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है स्ट्रैबो। और ये स्ट्रैबो, देखो आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि चंद्रगुप्त की अलेक्जेंडर की मृत्यु होने के बाद सेल्यूकस जो वहाँ का इंचार्ज था उससे लड़ाई हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया, ठीक है। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के संबंध में स्ट्रैबो कहता है कि एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। देखो बच्चों, कल मैंने आपको यही बताया कि आप लोग मेडिजी से दूर रहना, क्योंकि मेडिजी में कहीं कहीं क्या लिखा है कि साहब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित करा और सेल्यूकस को पराजित करने के बाद उसकी बेटी से अपनी शादी कर ली। जिस समय सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर रहे हैं उस समय उनकी आयु
50 वर्ष से ऊपर है और उनका बेटा विवाह योग्य है। ऐसा व्यक्ति जो एक निश्चित समय पे अपने राज्य को छोड़कर और अपने बेटे को राज्य देके और तीर्थाटन के लिए श्रवणबेलगोला निकल गया, क्या वो एक 15-17 साल की कन्या का विवाह स्वयं से करना पसंद करेगा या अपने बेटे के साथ करना पसंद करेगा? लेकिन वहाँ जो किताबें हैं उसमें ये इसके अलावा ये भी दे दिया कि साहब जो जिससे शादी हुई चंद्रगुप्त मौर्य की वो हेलेना है नाम। ये गलत इतिहास आपको गलत तरीके से ले जाएगा। मैंने आपको बताया स्ट्रैबो ये कहता है केवल कि एक मैट्रिमोनियल चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में युद्ध हुआ और जिसके पश्चात जो संधि हुई और संधि को सीमेंटेड करने के लिए एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। बस इतनी जानकारी है और आपकी मेड इजी उनमें से जो चाहे वो लिख के बना सकती है। अगर ये चीज सही होती तो बाद में एक प्रश्न हमेशा क्यों आता है कि क्या अशोक की मां यूनानी थी? अरे भैया वो बिंदुसार की पत्नी रही होगी तभी तो यूनानी का एक प्रश्न यहां पर आया। हाँ, स्ट्रैबो दूसरी बात ये बताता है कि जो राजा था उसके अंगरक्षक महिलाएं होती थी। वीमेन बॉडीगार्ड्स के बारे में ये जानकारी देता है। उसके बाद एक है डियोडोरस। ठीक है, भारत में हमें यूनानी अकाउंट का पहला विवरण यानी कि जो पहला यूनानी विवरण हमें कभी मिलता है तो वो हमें डियोडोरस से मिलता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक है प्लिनी जिसने एक पुस्तक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी ली जाती है, नेचुरल हिस्ट्री। इसके बाद एक है एरियन। ठीक है, ये भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बताता है और भारत के सामाजिक जीवन के बारे में भी ये बताता है। उसके बाद एक है प्लूटार्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एंड्रोकोटस बोलता है ये चंद्रगुप्त मौर्य को और ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी युवावस्था में सिकंदर को देखा था। ये जानकारी हमें प्लूटार्क से मिलती है। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट है जस्टिन, जो अलेक्जेंडर के सारे अभियानों के बारे में भी बताता है, मौर्यों के राइज के बारे में भी बताता है और किस तरीके से सेंड्रोकोटस कहता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को, जो यूनान में बोला गया, कि किस तरीके से सेंड्रोकोटस और शक्तिशाली होता हुआ चला गया। तो ये विदेशी स्रोत हैं जो जानकारी देते हैं। अगर बड़ा प्रश्न आता है, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप कर ही देंगे और बड़ा किसने क्या मेन चीज कही ये बस आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसमें एक है मृक्षकटिका। ठीक है, और इस मृक्षकटिका के जो लेखक हैं वो हैं शूद्रक। ये एक चारुदत्ता और वसंत सेना के प्रेम के ऊपर आधारित बुक है। लिटिल क्ले कार्ट इसका मतलब है कि छोटी मिट्टी की गाड़ी, और इसमें मौर्यों की जानकारी हमें मिल जाती है। उसके बाद भाष बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ काव्य में या विद्वान हुए लेखक में वो भाष है और इनकी एक पुस्तक है स्वप्न वासुदत्ता, बहुत बढ़िया पुस्तक है। और उस पुस्तक में जो 6th सेंचुरी BC में एक बहुत रोमांटिक व्यक्तित्व रहा है उदयन का, उदयन की कहानी के ऊपर ये आधारित है। आज समय नहीं है लेकिन जब आगे हम लोग करेंगे तो मैं इनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा 2 पुस्तकें और हैं जो उन्होंने लिखी थी, एक चारुदत्ता लिखी थी और एक बालचरित। ये 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। उसके बाद भृतहरि ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो शतक कहलाती हैं। ठीक है, तो ये 3 शतक इन्होंने लिखे। श्रृंगार शतक इन्होंने लिखा, नीति शतक और तीसरा वैराग्य शतक। तो ये 3 शतक हैं जो इन्होंने लिखे। इसके बाद पाणिनि और पतंजलि, ये इंपॉर्टेंट है। पाणिनि के अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य,
ये आपको ध्यान होगा। उसके बाद चंद्र गोविंद, ये एक वो थे, क्या कहते हैं, व्याकरणकर्ता, जिन्होंने चंद्र व्याकरण की रचना लिखी। ये पाणिनि ने भी व्याकरण लिखा, तो ये सारे व्याकरण हैं। उसके बाद अमर सिंह, इन्होंने बहुत बड़ी डिक्शनरी बना दी थी, अमरकोश करके। आर्यभट्ट और वाराहमिर, इन दोनों को याद रखना है, क्योंकि भारत साइंटिफिकली बहुत डेवलप्ड था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कैसे हमने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जब हम थोड़े से पढ़ लिख गए कि भाई हम लोग क्या थे। चाहे वो जीरो का आविष्कार हो या प्लेनेटरी कोई सिस्टम हो, इन दोनों के लिए हमें आर्यभट्ट और वाराहमिर, इनके प्रति हमेशा कृतज्ञता रखनी है। आर्यभट्ट का जो बुक है आर्यभट्टीय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और वाराहमिर की पंच सिद्धांतिका, ये दोनों पुस्तकें जो आपके उसके बारे में बताती हैं। उसके बाद हर्षवर्धन, ये पुष्यभूति वंश के शासक हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन ये एक अच्छे राइटर भी थे। इनकी पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 3 पुस्तकें हैं इनकी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है। इसके बाद कालिदास, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और कालिदास के ऊपर भी शॉर्ट नोट्स कभी कभी आ जाता है। ठीक है। जब इसके शॉर्ट नोट के बारे में आप लिखेंगे तो आप सबसे पहले बताएंगे कि प्राचीन भारत के सबसे महानतम क्लासिकल संस्कृत के जो लेखक हुए हैं उनमें सबसे ऊपर नाम कालिदास का आता है। और यही कारण था कि जो विलियम जोन्स थे उन्होंने इसे शेक्सपियर ऑफ इंडिया की उपाधि दी। हालांकि ये उपाधि का एक वो है कि हम उल्टा शेक्सपियर को इंडियन वो क्या कहते हैं ब्रिटिश कालिदास क्यों नहीं बोल रहे, लेकिन ये बहुत बड़ी उपाधि है, क्योंकि इंग्लैंड में शेक्सपियर, जिनको बार्ड ऑफ एवन बोला जाता था और जिन्होंने इतने सारे प्लेज लिखे हैं, वो आज भी सबसे बड़े प्ले राइटर हैं। तो ये उपाधि कालिदास को एक ब्रिटिश के द्वारा देना ये प्रमाणित करता है कि कालिदास स्वयं में कितने बड़े लेखक या क्लासिकल विदुषी रहे। अच्छा, इन्होंने कुल मिला के जो हमारे सामने आए हैं वो 7 ग्रंथ आए हैं, जिसमें 3 तो प्लेज हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्र। ठीक है। उसके बाद एक इन्होंने छोटी पोयम लिखी है जो है मेघदूत, और 2 इन्होंने बड़े महाकाव्य लिखे हैं, वो हैं रघुवंश और कुमार संभव। इसके अलावा एक और पुस्तक इनकी है, दैट इज श्यामला दंडकाम। ये मतांगी माता की सुंदरता के बारे में बताते हैं। मतांगी माता जो सरस्वती देवी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, उनका जो एक तांत्रिक स्वरूप है वो मतांगी माता है। तो इस तरीके से 7 इन्होंने ये लिखे हैं। तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर कालिदास के बारे में एक लघु प्रश्न आता है। जैसे दोनों महाकाव्यों के बारे में बता सकते हैं आप। रघुवंश, ये रघुवंश के बारे में पूरी जानकारी देता है। जहाँ तक कुमार संभव है वो पार्वती जी के बारे में बताते हैं, पार्वती जी के बचपन के बारे का, उसके बाद किस तरीके से बड़े होके उनकी शिव के साथ शादी हुई और किस तरीके से कार्तिकेय के रूप में उन्हें पुत्र मिला, ये सारी जानकारी इस कुमार संभव में है। जहाँ तक अभिज्ञान शाकुंतलम की बात है वो सबने पढ़ा होगा, दुष्यंत और शकुंतला और किस तरीके से उन्हें श्राप मिला, और कभी कभी यही कहा जाता है कि इसी नाम से जो है भरत के नाम से, उनके पुत्र के नाम से भारत का नाम पड़ा। लगी वो डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मालविका अग्निमित्र, ये अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र है और इधर मालविका राय वो है। तो ये कहानियों के बारे में आप बता सकते हैं। मेघदूत के बारे में आप बता सकते हैं कि किस तरीके से एक जो यक्ष है वो क्लाउड मैसेंजर कि बादलों से अपनी बात जो है वो अपना जहां वो पहुंचाना चाहता है वहां पर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम।
ये भारत की ऐसी पहली पुस्तक है, संस्कृत का और क्लासिकल टेक्स्ट की ऐसी पहली पुस्तक है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। और ये अनुवाद 1789 में विलियम जोन्स ने किया था, जिन्होंने कालांतर में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये सारी चीज आप लिख सकते हैं। उसके बाद पिछले 100 वर्षों में 46 क्या कहते हैं इसका ट्रांसलेशन हो चुके हैं, और उन 46 भाषाओं में 12 भाषाएं जो हैं वो यूरोपियन भाषा हैं। जहां तक कालिदास के जीवन के बारे में आप लिखेंगे तो इनका प्रारंभिक जीवन विवादास्पद है, और ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं कि आप ये खोलें कि ये बता रहे हैं कि ये कश्मीर के थे या उज्जैन के थे। बस अगर आप विवादास्पद लिख देंगे तो शॉर्ट आंसर में आपका काम हो गया। आप बस ये कह सकते हैं कि इनके जन्म स्थान और इनकी जाति को लेकर विद्वानों में विभिन्न मत हैं, पर यह बात पक्की है ये चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार में थे। बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी वाकाटक राजा रुद्रसेन से हो गई। रुद्रसेन की अचानक मृत्यु हो गई। प्रभावती गुप्ता का बेटा छोटा था, तो कालिदास उस बेटे की शिक्षा दीक्षा को देखने के लिए और राज्य में वो वहां पर चले गए, वाकाटक राज्य में, और बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने वहीं पर सृजन किया। ठीक है। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखना है कि बात के जितने भी संस्कृति के ग्रंथ हैं उनमें सब में कालिदास की लेखनी और उनकी शैली का प्रभाव झलकता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेख है, और वो कहते हैं उन्हें कवि कुलगुरु, ठीक है, यानी कि लॉर्ड ऑफ पोइट्री। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, बाण भट्ट हैं, राजशेखर हैं, ये सब के सब कालिदास को उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें एक गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। विदेशी राइटर भी हैं, जैसे एक मोनियर व्हीलर हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत लिखा है। ईस्टविक, EASTWIC, उन्होंने इसके बारे में बहुत लिखा है। गोथ, उसने तो बिल्कुल इनकी प्रशंसा का इतना एक लंबा चौड़ा वो बनाया है कि उन्होंने एक इयोलॉजी भी कालिदास के नाम पर लिखी है। ठीक है। उसके बाद एक हुआ करते थे मल्लीनाथ, ये देवराया विजयनगर साम्राज्य में थे। ठीक है। उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। आप ये भी लिख सकते हैं कि बहुत सारे चलचित्र, चाहे वो कन्नड़ भाषा में हो, बंगाली भाषा में हो, वो कवि कालिदास के ऊपर बनाए गए। एक शारदेंदु बंदोपाध्याय हैं, बंगाली राइटर हैं, उन्होंने इनके ऊपर, कालिदास के ऊपर एक बायोग्राफी भी लिखी है। और एक और व्यक्ति हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है विष्णुपाद भट्टाचार्य। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें इन्होंने बताया है, वो पुस्तक का नाम है कालिदास टू गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी बहुत सारी जो कविताएं, उसमें मेघदूतम के प्रभाव से वो बच नहीं पाए, उन्होंने उसको लिखा। वर्तमान में एक राइटर के बारे में भी आप और डाल सकते हैं, मोहन राकेश, सबने सुना होगा, साहित्य अकेडमी पुरस्कार विनर हैं आधे अधूरे के लिए। उन्होंने एक और लिखा है, वो है आषाढ़ का एक दिन, और ये जो है ये भी कालिदास के ऊपर आधारित है। अगर इतनी सारी बातों में इतने पॉइंट्स डाल के आप लिख देंगे तो आपका शॉर्ट नोट तैयार हो गया, इसमें आपको कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जो लिटरेचर है, क्योंकि ज्ञान अथाह है, पर इतना जितना हमने आज डिस्कस किया है उनमें से मैं समझता हूं कि कोई भी चीज आपकी इस परीक्षा से बाहर नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात। थैंक यू।